जिन लोगों को बवासीर हो जाती है वो किन किन चीज़ों की एहतियात उनको बरतनी चाहिए और अल्टीमेटली इसका सलूशन क्या आया सर्जरी से है या मेडिसिन से? ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो हम काफ़ी हद तक मोर देन 60% इस मर्ज़ से बच सकते हैं। 15-15 साल से या 6-6 साल से 10-10 साल से इलाज नहीं करवा रहे होते, बस उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे होते। ख़वातीन को आम ज़िंदगी में भी और स्पेशली जब प्रेगनेंसी के दौरान ये डिहाइड्रेशन हो जाती है, चीरा आ जाता है या मौके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाड़ा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स, जिसको आम फहम में हम बवासीर कहते हैं। इस पूरे मौजू को डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका हल क्या है और जिन लोगों को बवासीर हो जाती है वो किन किन चीज़ों की एहतियात उनको बरतनी चाहिए और अल्टीमेटली इसका सलूशन क्या आया सर्जरी से है या मेडिसिन से इसका हल है। तो इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड जदीद सर्जरी के माहिर, लेप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जरी एक्सपर्ट डॉक्टर अज़हर आलम साहब। उनको हमने मदऊ किया है आज के इस प्रोग्राम में, तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने इस फोरम पे, प्रेस्टीजियस फोरम पे बुलाया मुझे। जी डॉक्टर साहब, हम बात करना चाह रहे हैं कि पाइल, जिसको हम आम फहम में बवासीर कहते हैं, तकरीबन हर घर में कोई ना कोई फ़र्द इसमें मुब्तला है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाइल्स, ये बवासीर है क्या, इसकी इकसाम क्या हैं? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, फिर फर्दर हम इस पर बात करते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। असल में बवासीर या इसको आम फहम में जब हम पाइल्स हम कह लेते हैं तो इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं। कुछ में खून आता है, कुछ में पस आती है, कुछ में सिर्फ दर्द होती है और मोशन जब करते हैं तो शदीद पेन की शिकायत होती है। तो ये सारी इसकी अलामात हैं जिसको हम एक जनरल टर्म, एक आम पब्लिक जो है जनरल टर्म देती। इसका डिसाइड करना है कि ये क्या है, ये हेमराइड्स हैं, फिशर है, फिस्चूला है, पायलोनेल साइनस है, ये मुख्तलिफ़ अमराज के नाम हैं। तो इनमें से कौन सा है ये, ठीक, उसका जो है डिसीजन करना, ये एग्ज़ामिनेशन मुआयने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है। मतलब उसकी टर्म्स जो हैं आगे मैंने बता दी हैं आपको, फिशर है, फिस्चूला है, पायलोनेल साइनस है, हेमराइड्स है, या खुदा न खासा कोई गिल्टी है। तो इसका डिसीजन मुआयने के बाद हम करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मर्ज़ है, आया कि ये जेनेटिक है, ये मरूसी है, ख़ानदान से चलता है, ये जर्नल फिर हम रोज़मर्रा की रूटीन पे डिपेंड करता है? जैसे हम फ़र्ज़ करें कि हम उठने बैठने की जो लोगों की हैबिट्स हैं या जो पोस्चर सेटिंग है। हाँ जी, ये मर्ज़ ज़्यादातर जो है वो हमारी डेली रूटीन और हैबिट्स के साथ ताल्लुक़ है इसका। जेनेटिक्स से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं? जेनेटिक्स से एक इसका वेरिएंट ऐसा है जिसमें गिल्टी मैंने ज़िक्र किया कि उसका जेनेटिक्स से ताल्लुक़ है। बाकी जो 75 to 80% ऑफ द डिज़ीज़ जो है वो उसका जेनेटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो हमारी रोज़मर्रा खाने पीने की आदत, बैठने उठने की आदत और इन चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है, जो कि आसानी से हम इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, खाने पीने के हवाले से हम बात करें तो वो लोग जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, मिर्चों वाले मसालेदार चीज़ें खाते हैं, उनको देखा जाता है कि वो ज़्यादा उनको चांसेस हैं कि उनको पाइल्स हो। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मोटी बात, ये जनरल टर्म में मैं आपसे बताना चाहूँ कि इसमें जो नान, बर्गर और पिज़्ज़ा है, ये डिहाइड्रेशन करता है, पानी की कमी करता है, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। और वो कॉन्स्टिपेशन ऐसा फैक्टर है जो कि इस चीज़ को एग्रीवेट करता है या इस मर्ज़ को बढ़ाता है या इसका होने का सबब है। ठीक है। तो इसमें मैं इन जनरल गाइडेंस के लिए थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन पे बात करूँगा कि डाइट मॉडिफिकेशन में हमें सिर्फ मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है और ब्रेड है, ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा बोतल और स्पाइसी चीज़ें, मसालादार चीज़ें, ये इसका मेन वजह है ये इस मर्ज़ को बढ़ाने के और मर्ज़ के होने में। तो ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो हम काफ़ी हद तक मोर देन 60% इस मर्ज़ से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए तो जैसे कि कैफ़ीन है, जिसमें हम चाय या कॉफ़ी ले रहे होते हैं, तो वो भी बॉडी में डिहाइड्रेशन करती है। तो आया कि वो भी इसका सबब बनती है? चूँकि वेरिकोज़ वेन आप देखते हैं कि जब वो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीक होना शुरू हो जाती है। नहीं, इसमें चाय और कॉफ़ी का इतना ताल्लुक़ नहीं है। वो 1 से 2 कप दिन में ले लें तो ज़्यादा, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन बोतल का और
चावल अच्छा, जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा का हम ज़्यादा। एक्सेसिव यूज़ करते हैं, और बाकी इस तरह के रिफाइंड फूड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, उससे ये चीज़ें एग्रीवेट होती हैं। और जो आपने ताल्लुक ज़िक्र किया है वेरिकोज वेन्स का, तो वेरिकोज वेन्स वो एक डिफरेंट एंटिटी है, लेकिन वो मुसलसल खड़ा होने से उसका ताल्लुक है। ऐसे लोग जिनकी जॉब मुसलसल खड़ा होने वाली है, उनमें वेरिकोज वेन्स ज़्यादा होंगी, और ऐसे लोग जिनकी जॉब मुसलसल बैठने वाली है, उनके अंदर ये बवासीर और इससे मुतल्लिका चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये आपने थोड़ा-सा वो चाय और कॉफ़ी के बारे में भी बता दिया। यानी चाय तो कॉफ़ी वो लोग जो चाहते हैं जी हम ये गर्म चीज़ें ना खाएँ, मसाले भी ना खाएँ, और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं जी हमें दूध ज़्यादा लेना हाँ चाहिए, जी, लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ कच्ची जी, लस्सी बनाकर लोग पी रहे होते हैं। हाँ जी। इस पे भी थोड़ी रोशनी ये डालिए। ऑर्गेनिक चीज़ें जी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हेल्पफुल हैं। दूध और लस्सी और ये बाकी चीज़ें जितनी ऑर्गेनिक, पराठा, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब ये बजाय इसके कि आप सुबह खाली पेट चाय पिएँ और खाली पेट ब्रेड कोई खाएँ, कोई मैदे से बनी हुई चीज़ खाएँ, उसकी बजाय आप पराठे के साथ नाश्ता करें, या सादा जो भी नाश्ता करें, फ्रूट के साथ नाश्ता करें, शेक के साथ नाश्ता करें, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप प्रोसेस्ड फूड लेंगी या मैदे से बनी हुई चीज़ लें, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक। चाय 1 से 2 कप रूटीन होनी चाहिए, आप ले सकते हैं। अगर आप पर्सनली लाइक नहीं करते अलग बात है, लेकिन चाय का इस मर्ज़ के बढ़ने में या मर्ज़ के होने में कॉफ़ी और चाय का कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मरीज़ों में ज़्यादातर ख़वातीन भी हैं, और यूजुअली हम ये देखते हैं प्रैक्टिस में कि ख़वातीन उस तरह से बता नहीं पाती अपनी इस बीमारी, चूँकि पोशीदा बीमारी है, और ख़वातीन चेकअप के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो इसमें थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं। हाँ, इसका हल क्या समझते हैं? आपकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में किस तरह से हाँ, काम होता है? ये बड़ा अहम मसला है कि ख़वातीन को आम ज़िंदगी में भी, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी के दौरान ये डिहाइड्रेशन हो जाती है, चीरा आ जाता है, या मोके बन जाते हैं, हेमराइड्स बन जाते हैं, या वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं, तो उसके लिए ये अच्छा प्रेगनेंसी जो ही एंड होती है तो ये चीज़ें गायब हो जाती हैं फॉर द टाइम बीइंग, और अगली प्रेगनेंसी में बहुत शदीद हालत में ये दोबारा आती हैं। तो ठीक है। इनका आपने मुआयना फ़ौरी करवाना है। आजकल जो है फ़ीमेल सर्जन्स अवेलेबल हैं, मेरी टीम में सरकारी में भी और प्राइवेट में भी फ़ीमेल सर्जन मौजूद हैं जो कि मुआयना करती हैं और ट्रीटमेंट का पार्ट होती हैं टीम का, और उनकी फ़ीमेल की प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अच्छा, ख़वातीन में एक और मसला भी होता है कि किचन को हम ख़वातीन की ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, मुसलसल खड़ा होना पड़ता है, उससे टांगों की दर्द रहता है टांगों के अंदर, और टांगों की नाड़ें फूल जाती हैं। तो उसके लिए भी आजकल लेज़र और जदीद अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स मौजूद हैं। तो उसके लिए भी आपने फ़ौरन सर्जन से या इस चीज़ के स्पेशलिस्ट सर्जन से मिलना है। हर सर्जन इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं एक्सपर्ट होता, नहीं है। नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए आप एक्सपर्ट सीख करें, फ़ौरन मुआयना कराएं। अगर प्रेगनेंसी एंड हो गई है उसके बावजूद भी मुआयना ज़रूर करवाएं। तो हमारी टीम के अंदर फ़ीमेल सर्जन मौजूद हैं जो कि मुआयना करते हैं, डायग्नोज़ करते हैं और ट्रीटमेंट टीम का हिस्सा होते हैं, वो पर्दे का ख़ास ख्याल रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो रूटीन में अब फ़ीमेल पेशेंट आते हैं और गायनोकोलॉजिस्ट अक्सर रेफ़र करती हैं, तो उन पेशेंट्स को हम डील करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है लेज़र से तो बगैर कट के ये सारा कुछ होता है सर ट्रीटमेंट। डॉक्टर अल्टीमेटली इसका हल प्रोसीजर्स हैं, सर्जरी जिस तरह से है, या मेडिसिन से भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता हाँ, है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हम क्या इसके लिए हर एक के लिए हम ट्रीटमेंट ही करवाएं? नहीं, इसमें कुछ अमराज जो इब्तदाई स्टेज पे होते हैं वो मेडिसिन से डील हो जाते हैं। वो दवाइयों से, खुराक की मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, ये चीज़ों से डील हो जाते हैं, और वो बिल्कुल पेशेंट ठीक भी हो जाता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिसमें मर्ज़ इब्तदाई नहीं होता, थोड़ा सा एडवांस कर चुका होता है, मर्ज़ बढ़ चुका होता है, उसमें हमें सर्जरी या ट्रीटमेंट सीख करनी पड़ती है। इब्तदाई तौर पे उसमें हम मेडिसिन का ट्रायल देते हैं। अगर ट्रायल कामयाब हो जाता है, मेडिसिन से वो रिस्पॉन्ड कर जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात आई, तो ट्रीटमेंट में हमें अब लेटेस्ट चीज़ें जो इसमें आ गई हैं, जिसमें चीरा या कट नहीं लगाते हम लोग लेज़र की मदद से इसको ट्रीट करते हैं। उसमें कोई कट नहीं होता, पेशेंट ऐसे ही बेहतर होता है जैसे कि अगले दिन वो नॉर्मल अपनी वर्किंग में होता है। तो उसमें कट लगता ही नहीं। जिस तरह सुई की सिरिंज होती है, सिरिंज के अंदर से हम लेज़र फाइबर गुजारते हैं,
उसकी मदद से हम ट्रीट करते हैं और बिल्कुल पेशेंट को पता भी नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब वो जो लोग डर रहे होते हैं जी हमारा प्रोसीजर होगा और हमें इतने दिन बेड रेस्ट होगा, पेन भी होगी, तो उन लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे? ये क्योंकि एक नया एडवांस टेक्निक है और इससे लोग अभी तक कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और सक्सेस रेशो क्या है? हाँ जी, ये बात दुरुस्त है। पहले लोग इस चीज़ से खौफज़दा थे कि जब हम सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जन तो ऑपरेशन कर देगा और वो 2, 4, 6 हफ्ते या 2 महीने के लिए मरीज़ अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकेगा। बिल्कुल ऐसे। अब इसमें जो जदीद चीज़ें आ गई हुई हैं, जिस तरह के वेस्ट में ये लेज़र आ गया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा और प्रोसीजर हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर हैं। तो इस सिचुएशन में वो हमारे जो पेशेंट है वाकिन आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, 2-4 घंटे बाद घर चले जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ गेन कर जाते हैं। अगले दिन से अपनी नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ना तो वहाँ पे चीरा है, ना कट है, ना कोई दर्द है, मरीज़ बिल्कुल ठीक है पहले की तरह। ये लेज़र और इससे अल्ट्रासाउंड की मदद से हम इस तरह से कर रहे हैं कि ये बिल्कुल मरीज़ अपनी नॉर्मल रूटीन में कंफर्टेबल हो जाता है। ये हमने नहीं इन्वेंट किया, ये इन्वेंट तो वेस्ट से हुआ है, हमने सिर्फ ट्रेनिंग इसकी ली है और ये ट्रेनिंग जो है ये प्रॉपरली ट्रेंड सर्जन के पास आपने जाना है जो इन चीज़ों का एक्सपर्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें आज के इस शो के हवाले से? इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आपको इस तरह के मसाइल आते हैं, आप हेजिटेट ना करें, आप बिल्कुल अपने करीबी सर्जन को दिखाएं, इस चीज़ के एक्सपर्ट सर्जन को दिखाएं। अगर मसाइल इस तरह के आते हैं तो लाजमी सी करें। हर पेशेंट की सर्जरी या प्रोसीजर नहीं होता, बहुत सारे लोग मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ आते हैं जो 15-15 साल से या 6-6 साल से 10-10 साल से इलाज नहीं करवा रहे होते, बस उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, शाई हो रहे होते हैं कि यार अब हम कैसे अब प्राइवेट एरिया दिखाएं। तो उनके लिए ये है कि हमने प्रॉपर पर्दे का अहतमाम किया होता है। ठीक। ख़वातीन के लिए लेडी डॉक्टर मौजूद होती हैं जो कि उनको एग्ज़ामिन करती हैं और देखती हैं, और मर्दों के लिए हमने स्पेशल एक प्राइवेट एरिया के अंदर इसका मुआयना करते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ। तो उनका हम फिर डायग्नोज करके उनसे डिस्कस करते हैं कि जी आपका ये स्टेज है और ये ट्रीटमेंट है आपकी। मरीज़ से डिस्कशन के बाद फिर हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अज़हर आलम जो कि लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, जो कि एक एडवांस टेक्निक है, पाकिस्तान के मायानाज सर्जन हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनसे आपने अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो ज़रूर इनको विज़िट कर सकते हैं, इनके पेज पर जाएं और इनसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आज के शो इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।